हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण यानी सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन ए, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। ऑप्शन सी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। ऑप्शन डी, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है। तो अगर कथन ए की बात करें, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानकीकृत परीक्षणों से मापा तो जा सकता है, लेकिन बिल्कुल सटीक रूप से माप सकते हैं तो ये संभव नहीं है। ऑप्शन बी है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, तो ये भी गलत है। बुद्धि में बहुत सारे कारक हैं, कई सारे फैक्टर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। बुद्धि जो है उसमें बहुत से आयाम है, बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का समूह है। उसमें अलग अलग प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं बुद्धि में, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होता है। अगर ऑप्शन डी की बात करें, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। बुद्धि में कोई एक निश्चित योग्यता नहीं होती है और ना ही वो जन्म से ही निर्धारित होती है, क्योंकि उस पर क्या होता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए बुद्धि जो है वो क्या है, एक बहुआयामी और जटिल योग्यताओं का समूह है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो इससे क्या, उसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि में कई सारी योग्यताएं हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए, अलग अलग विचारों को सोचने के लिए, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन ए, अभिसारिक विचारक। ऑप्शन बी, अन्वयक विचारक। ऑप्शन सी, आत्म केंद्रित विचारक। और ऑप्शन डी, सृजनात्मक विचारक। तो रूही हमेशा क्या कर रही है, एकाधिक समाधान यानी एक समस्या के कई सारे समाधान सोच रही है, कई तरीके से सोच रही। तो रूही जो है ये, रूही के इस गुण को क्या कहेंगे, तो ऑप्शन डी सही होता है, सृजनात्मक विचार। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी समस्या के हल को एक तरीके से ना सोचकर उसको कई तरीकों से सोचता है, इसको कहते हैं सृजनात्मक विचारक। इसमें अपसारी चिंतन होता है, अभिसारी नहीं। और सृजनात्मकता का मतलब होता है कोई नया विचार, कुछ नया क्रिएट करना। अगला प्रश्न देखते हैं, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। ऑप्शन सी, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण अंकित करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य पहला क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो ये बिल्कुल सही है। कोई भी जो आकलन होता है उसका यही उद्देश्य रखा जाता है कि बच्चे जो है वो अवधारणाएं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, उनके द्वारा जो भ्रांतियां हैं उनको दूर कर सकें, उनको समझा सकें उनके बारे में। ना कि ये कि उनके प्राप्तांकों पर हम उनको नामित कर पाएँ, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कर पाएँ या श्रेणी निश्चित कर पाएँ, ये इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। केवल आकलन क्यों किया जाता है? आकलन करने के पीछे यही उद्देश्य है कि बच्चों को हम देख पाएँ कि कौन सी अवधारणाएँ वो समझ पाए हैं, कौन सी नहीं समझ पाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन ए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। ऑप्शन बी है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन सी है, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। ऑप्शन डी, तैयार नहीं करना चाहिए। तो समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें सभी को समावेशित किया गया हो, यानी उसमें ऐसी
कक्षा को हम कह सकते हैं, जिसमें क्या हो, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हों, अलग अलग उनकी योग्यताएं क्षमताएं हों। जैसे हो सकता है उसमें कुछ बच्चे जो है फिजिकल जो है एक तरीके से शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, मानसिक रूप से थोड़ा उनकी दिक्कत हो सकती है। तो सभी बच्चों को एक कक्षा में अलग अलग टेक्निक से पढ़ाना, यानी सभी को समावेशित करना ही क्या होता है, समावेशी कक्षा। तो उसमें हर एक शिक्षक को सक्रिय रूप से अपनी योजनाओं को तैयार करना पड़ेगा, तभी उस क्लास को वो हैंडल कर पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। ऑप्शन बी धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन सी एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। ऑप्शन डी न्यून अवधान विकार। तो इसका आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी पठन वैफल्य। पठन वैफल्य का मतलब पढ़ने में जो विफल हों, जो पढ़ ना पा रहे हों, तो उसका प्राथमिक लक्षण क्या होगा? धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, वो एक साथ धारा प्रवाह में नहीं पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। ऑप्शन बी है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन सी है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। और ऑप्शन डी है व्यवहारवादी सिद्धांत। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 आया था, इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा आई थी, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है, ऑप्शन बी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यानी कि जो भी व्यक्ति हैं सभी को उनके मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो फिजिकल हैंडीकैप हो, चाहे उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, लेकिन उसके सभी अधिकार हैं। शिक्षा का भी अधिकार है, स्वतंत्र रूप से जीने का भी अधिकार है, यानी हर हर एक वो अधिकार है जो सामान्य व्यक्ति के होने चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यानी हर एक व्यक्ति को जितने भी मानवता के अधिकार हैं मिलने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन बी इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऑप्शन सी अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ऑप्शन डी है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि वंचित समूह से जो विद्यार्थी आते हैं उनके द्वारा सहभागिता जो है वो कम दिखाई जाती है। तो इस सहभागिता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, जैसा है वैसा ही रहने दें, तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ प्रयास करना चाहिए जिससे जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनकी भी सहभागिता हो। ऑप्शन बी है इन विद्यार्थियों से अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इनसे भी समान अपेक्षाएं रखनी चाहिए जो एक दूसरे सामान्य बालकों से होती हैं। ऑप्शन सी अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार लाने के नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो बिल्कुल, अगर वो कक्षा में सहभागिता नहीं दिखा रहे हैं या सहभागी नहीं दिखा रहे हैं वंचित समूह से जो आए हैं, तो हमें अपनी शिक्षण विधियों को एक बार देख लेना चाहिए। शायद हम उस टेक्नोलॉजी या उस टेक्निक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं जैसा उनको चाहिए, और साथ में उनको प्रोत्साहित भी करते रहना चाहिए। उनको जो है नए नए तरीके से उनके अंदर सुधार लाना चाहिए जिससे सहभागिता को बढ़ावा मिल सके। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है इसका। अगला प्रश्न, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभव सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों को दंडित करना चाहिए। ऑप्शन बी बार बार याद करने के लिए एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। ऑप्शन सी प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन डी है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो कह रहा अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा जो सहजानुभव सिद्धांत हैं, इनके संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। यानी अगर
सहज अनुभूत कर रहे हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण देकर, उन्हें कई सारे टास्क देकर, उन्हें ऐसे कार्य देकर जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण हों। तो ये जो है सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में बच्चों द्वारा जो बच्चों को सिखाने के लिए ऐसी प्रतिक्रियाएं कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। अगला प्रश्न है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से है। ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी सन्निहित, ऑप्शन सी संबंधित नहीं, ऑप्शन डी पूर्णतया अलग। तो संवेग और संज्ञान क्या है एक दूसरे से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। संवेग और संज्ञान एक दूसरे में निहित है, यानी सन्निहित सही हो जाएगा। इसको एक बार और देख लेते हैं, संवेग और संज्ञान क्या है, एक दूसरे में सन्निहित हैं। अगला प्रश्न, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ऑप्शन ए प्रबलन पर केंद्रित है, ऑप्शन बी अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ऑप्शन सी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ऑप्शन डी यंत्रवत याद करने पर आधारित है। तो संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार जो अधिगम है वो प्राथमिक रूप से क्या होता है, तो ये अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं। यानी जो विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण गैर उदाहरण दिए जाते हैं, इनका क्या परिणाम होता है। ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, उदाहरण देने से बच्चों के अंदर भ्रांतियां नहीं और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ऑप्शन बी, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। तो ये भी नहीं, अवधारणाओं को समझने में ये सहायक होता है। ऑप्शन सी की बात करें, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी जो है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तो बिल्कुल, अगर हम उदाहरण दे रहे हैं, गैर उदाहरण दे रहे हैं, तो जो अवधारणाएं हैं उनको समझाने में एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका होता है। क्योंकि जब हम उदाहरणों के द्वारा पढ़ते हैं, उसको कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आसानी से तैयार, यानी उसको बच्चा आसानी से सीख लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए, आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है, ऑप्शन बी, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ऑप्शन सी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, ऑप्शन डी, बाहरी प्रेरणा कम होती है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम किसी बच्चे को लगातार पुरस्कार या दंड दे रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अधिगम में बच्चे की जो स्वाभाविक अभिरुचि है और जिज्ञासा है वो कम हो जाएगी, वो प्रेरणा दंड और पुरस्कार पे आधारित हो जाएगी, बाह्य प्रेरणा के द्वारा ही वो सीखने का प्रयास करेगा। अगर उसको पुरस्कार या दंड मिल रहा है तब तो सीखेगा, वर अन्यथा वो खुद से अभिप्रेरित होकर नहीं सीखेगा। अगला प्रश्न, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ऑप्शन ए, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, ऑप्शन सी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, ऑप्शन डी, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। तो संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका आपका संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन सी सही हो जाता है। अधिगम जो है वो सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ऑप्शन ए, प्रतियोगिता प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ऑप्शन बी, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, ऑप्शन सी है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, ऑप्शन डी है एक व्याख्यान दे करके। तो कह रहा है बच्चों की जो जटिल अवधारणाएं हैं इनको समझने के लिए क्या कर सकता है एक शिक्षक। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। जब भी अवसर उपलब्ध कराने की बात कहेगा तो उसको हम पॉजिटिव वे से देखेंगे या एक सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे कि बच्चों को अवसर दिया जा रहा है।
अन्वेषण का मतलब खोज का, और परिचर्चा का मतलब उस पर डिस्कशन का। तो इससे उनकी जो जटिल अवधारणाएं हैं बच्चों की, वो बहुत ही सहज हो जाएंगी। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन ए, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर या महत्व देकर। ऑप्शन बी, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। ऑप्शन सी है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। और ऑप्शन डी है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। तो कह रहा है क्वेश्चन में है, एक प्राथमिक विद्यालय की जो अध्यापिका है वो बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका आपका अगर ऑप्शन ए की बात करें, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी सीमित कर दे, केवल हो ही हो, तो समझ लीजिए निगेटिव पॉइंट्स है, उससे बढ़ावा या किसी प्रकार की अन्य चीजें सीखने का अवसर नहीं मिल रहा। ऑप्शन बी, गलत उत्तरों को अस्वीकार एवं दंडित करके, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चे गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे, इसलिए उनको हम जो अस्वीकार कर दें या दंडित करें इसके लिए, तो इसके द्वारा क्या होगा, समस्याएं और बढ़ेंगी। ऑप्शन सी की बात करें, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके, तो बिल्कुल बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने और प्रोत्साहित करने से क्या होता है, उनकी जो समस्या समाधानकर्ता बनने की हम और अग्रसर होते हैं। और केवल जो है भौतिक पुरस्कार देकर, तो बिल्कुल भी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? ऑप्शन ए, शारीरिक दंड। ऑप्शन दो, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ऑप्शन सी, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। और ऑप्शन डी, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसके जो है कोडिंग की गई है 2 3 1 2 3 2 3 4 और 1 और 2। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सार्थक अधिगम को बढ़ावा कौन देगा? शारीरिक दंड, तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को अगर हम शारीरिक दंड देंगे तो वो सार्थक अधिगम को बढ़ावा नहीं देगा। ऑप्शन दो है, सहयोगात्मक सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। बिल्कुल, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण का मतलब होता है उनको सहयोग करके, उनको जो है थोड़ा सपोर्ट दे करके अधिगम कराना। तो और ऑप्शन तीन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो ये भी होना चाहिए, बच्चों का सतत एवं व्यापक समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन चार है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, दूसरे बच्चों से तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मूल्यांकन उनका स्वयं का होना चाहिए। इसलिए दो और तीन सही हैं, ऑप्शन ए सही हो जाता है, दो और तीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, विकास परिवर्त्य होता है। ऑप्शन बी, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन सी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन सी, विकास जीवन पर्यंत होता है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो अगर पहले कथन की बात करें, विकास परिवर्त्य होता है, बिल्कुल विकास जो है बदलता रहता है। ऑप्शन बी की बात करें, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तो ये भी सही है। विकास के ऊपर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का जो है प्रभाव पड़ता है। अगर ऑप्शन सी की बात करें, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, तो बिल्कुल भी नहीं। विकास जो है इसको सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करते हैं, कल्चर का इस पे इफेक्ट होता है। ऑप्शन डी की बात करें, विकास जीवन पर्यंत होता, तो ये भी सही। तो यहाँ पूछ रहा था कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विकास जो है सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करता। अगला प्रश्न, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन ए, जन्मजात विशेषताएं। ऑप्शन बी है, पर्यावरणीय प्रभाव। ऑप्शन सी है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन डी है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। तो वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोगों के द्वारा माता पिता से जो आनुवंशिक लक्षण प्राप्त होते हैं, ये वैयक्तिक भिन्नताओं के प्राथमिक कारण हैं। अगर द्वितीय कारक की बात करें तो वो पर्यावरणीय कारक हो जाएंगे, जिस वातावरण या पर्यावरण में व्यक्ति रहता है, तो इससे भी वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? मतलब द्वितीयक है। ऑप्शन ए परिवार एवं मीडिया, ऑप्शन बी विद्यालय एवं मीडिया, ऑप्शन सी मीडिया एवं पास पड़ोस और ऑप्शन डी परिवार एवं पास पड़ोस। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी। अगर यहाँ ऑप्शन ए की बात करें परिवार एवं मीडिया, तो बिल्कुल भी नहीं। परिवार जो है बच्चे की सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी है। दूसरा ऑप्शन बात करें विद्यालय और मीडिया, तो इसमें विद्यालय और मीडिया ये दोनों जो है विकास के जो सामाजिकरण है इसकी द्वितीयक एजेंसी हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की बात करें मीडिया एवं पास पड़ोस, तो ये भी नहीं है। परिवार एवं पास पड़ोस, इसमें जो है जो परिवार है और पास पड़ोस है, ये भी आपका सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी नहीं है। विद्यालय और मीडिया जो है वो सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ सही होता है। तो आज हम लोगों ने सीडीपी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आगे भी आपको प्रश्न प्रोवाइड होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे।